तकरीबन 580 के करीब हो चुकी है। बाकियों की भी प्रोसेस में है। हमारी गवर्निंग बॉडी ने अलॉटमेंट की जो पॉलिसी थी उसको थोड़ा चेंज किया था। जो पहले बैलेटिंग के थ्रू होती थी उसमें कुछ शिकायत थी तो उसको हमने चेंज किया है और अब वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। लेकिन बीच में चूँकि आपको पता है जो सैलाब मुतासरीन थे वो यहाँ पर आए और उसकी वजह से थोड़ा सा काम हमारा डिले हुआ। सखर नहीं है, कुछ और भी शहर हैं जहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हैं और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इनको जो है हैंड ओवर कर लें तमाम मज़दूरों के जिनके लिए ये बनाए गए हैं। जहाँ तक आज की केस की बात है, बुनियादी तौर पर केस तो इन फ्लैट्स के हवाले से ही था, लेकिन मोअज़्ज़िज़ अदालत ने इसमें बहुत सारे और इश्यूज़ जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड और सेसी से जिनका ताल्लुक़ है उनको टेकअप किया था। और मैं पिछली पेशी पर भी आना चाहता था लेकिन इत्तेफाक से मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ा, इसलिए मैं नहीं आया। हालांकि मुझे अदालत ने बुलाया नहीं था, लेकिन मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने पेश हूँ और जो हुकूमत सिंध या लेबर डिपार्टमेंट काम कर रहा है मज़दूरों के लिए, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो प्लानिंग्स हैं, जो फ्यूचर प्लान्स हमारे हैं, उससे अदालत को आगाह करूँ। और मैंने वो तमाम चीज़ें अदालत के सामने रखी हैं। ये एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा काम है जिसमें नादरा को मैं अपने साथ मिलाया है और नादरा इसमें हमारे साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ये ज़्यादा 2-4 महीने तो नहीं लगेंगे, इसमें बहुत वक्त लगेगा, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि पहले मरहले में हम जो इस वक्त हमारे वर्कर रजिस्टर्ड हैं उनको नादरा के थ्रू कार्ड दें। फिर उसके बाद वो वर्कर जो क्वालिफाई करते हैं कानून के मुताबिक लेकिन रजिस्टर्ड, उनको रजिस्टर्ड करें। और फिर तीसरे मरहले में वो एक जो नई चीज़ है जो कहीं पर भी नहीं है इस वक्त, कि जो ख़ुद से अपनी रोज़गार कमाते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनको हम इसके अंदर शामिल करें। अगर ये सारा काम हम करने में कामयाब हो जाते हैं तो जो तादाद होगी रजिस्टर्ड वर्कर्स की उसमें बेपनाह इजाफा होगा। और जब इजाफा होगा तो यकीनन हमें उनकी जो सहूलियात हैं, जो बेनिफिट्स हम उनको देते हैं, उसकी फराहमी भी हमें यकीनी बनानी है। और उसके लिए हम बहुत सारे मुख्तलिफ मॉडल्स हैं उस पर काम कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में किस तरह हम कैटर करेंगे, एजुकेशन सेक्टर में किस तरह हम उसको कैटर करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश है कि बकाया जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनसे हट के जो तवज्जो हमारी ज़्यादा होगी वो हेल्थ और एजुकेशन पे होगी। कि जो वर्कर्स हैं, जो मज़दूर हैं, चूँकि आजकल महंगाई बहुत है, हालात बहुत तल्ख होते जा रहे हैं, तो उनको हम सोशल सिक्योरिटी के नेट में लेकर आएँ और जो बुनियादी चीज़ें हैं ख़ास तौर पर एजुकेशन और हेल्थ, उसकी फराहमी हम यकीनी बनाएँ। उस पर हम काम कर रहे हैं। आज 20 लाख का जो नंबर है वो कोई बिल्कुल कंफर्म नहीं है, इसलिए कि डेटा किसी के पास नहीं है। सब अंदाजे से कहते हैं कितने होंगे। जो हमारे पास रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं 6 लाख, वो यकीनी तौर पर कम है। इससे ज़्यादा लोग हैं जो काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों में। और मैंने वही तफसीलात सारी रखी हैं कि किस तरह से हम उनको रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं और जो तरीक़ाकार हमने अडॉप्ट किया है उससे यकीनी हो जाएगा और वो तमाम लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे और डेटा हमारे पास उसका कंपाइल हो जाएगा, जो पाकिस्तान में से किसी सूबे में किसी के पास नहीं है। ये नादरा के साथ प्रोजेक्ट सिंध पहला सूबा है जिसने शुरू किया है। जो फ़ंड्स की बात आप कर रहे हैं, फ़ंड्स हमारे पास सेसी में अलग हैं। मेरा ख्याल 6 अरब के करीब हमारे वहाँ डिपॉजिट हुए हैं और जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड है उसके पास तकरीबन कुछ 33 बिलियन जो हैं वो इस वक्त हमारे पास है। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा पैसा हमारा हाई कोर्ट में फंसा हुआ है, जो लिटिगेशन 10 साल से चल रही हैं, जिसकी वजह से वो पैसा यहाँ आ नहीं रहा है। लेकिन ये पैसा बाज़ार अच्छा खासा लगता है, लेकिन जो प्लान्स हमारे हैं, जितनी बड़ी तादाद में वर्कर्स को रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं, जितने उनको हम सहूलियात फराहम करने जा रहे हैं, ये पैसा उसके काम आएगा और उस पर हम एक मॉडल बनाएंगे जिसकी बुनियाद पर ही सारा काम करेगा। फाइनेंशियल मॉडल में बनाना पड़ेगा। अगर मिसाल के तौर पर जो आप 30 लाख कह रहे हैं, मुझे नहीं पता 30 होते हैं 25 होते हैं, लेकिन अगर 20-25 लाख वर्कर रजिस्टर्ड हो जाते हैं, उनकी फैमिलीज आ जाती हैं, तो उनको हेल्थ और एजुकेशन की सहूलत देने के लिए आपको बेपनाह पैसा चाहिए और ये वो पैसा होगा जिसको हम उस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जाहिर है कि इसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, इसी से पैसा कमाना पड़ेगा और वो एक पूरा मॉडल हम उससे बनाने के लिए काम करेंगे। देखें, तोशा खाने का जो कानून है ना, उस कानून के मुताबिक अगर किसी को कोई तोहफ़ा मिलता है तो एक तो उसकी अगर जो कीमत है वो बहुत कम है, उसकी भी कोई शायद अमाउंट लिखी हुई है, तो वो फ्री में भी उसको ले सकता है। लेकिन अगर उसकी कीमत ज़्यादा है तो पहले ये 20% हुआ करता था, फिर 15% होता था, फिर पीपल्स पार्टी ने 20 कर दिया, फिर बाद में ये 50 हो गया। तो उतनी कीमत अदा करके वो ले सकता है। ये कानून में जुर्म नहीं है, जिसने भी लिया ठीक लिया कानून के मुताबिक। अब अखलाकी तौर पे गलत है, सही है, उसमें बहस हो सकती है, लेकिन कानून के मुताबिक ठीक है। इमरान खान चैंपियन ने जो काम किया है ना, उसने वो काम किया है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया। उसने तोशा खाने से सामान लिया और मार्केट में बेच के उस पर पैसा कमाया और ये जो है वो गुंजाइश कानून में नहीं है। कानून अगर आप पढ़ें तो उसमें ये लिखा है कि जो तोहफा आपको मिलेगा उसकी आप इतनी कीमत दे के उसको रिटेन कर सकते हैं। रिटेन का मतलब अपने पास रख सकते हैं, रिटेन का मतलब ये नहीं कि बेच देंगे। तो इमरान खान ने वो जो कीमती तोहफे थे जो करोड़ों अरबों के थे
उसकी ना सिर्फ ये कि वैल्यूएशन कम करवाई और फिर वो कम वैल्यू पर लिए और लेकर मार्केट में बेचे। लेकिन इस पर एक और भी सवाल है कि इमरान खान ने जब वो तोशा खाने से वो चीज़ें उठाई तो उस वक्त भी वो पैसा उसने वहाँ नहीं दिया, और जिस दुकान की रसीद उसने दी, उस दुकान की वीडियो आपने देखी होगी इस्लामाबाद में, वो मालिक कहता है कि जी ना ये रसीद मेरी है, ना मैंने खरीदी है, और असल जो खरीदार था वो दुबई में बैठा है, वो सामने भी आ गया है। तो इसमें झूठ भी है, मकारी भी है, बदयानती भी है, चोरी भी है, डाका भी है। इसलिए इमरान खान ने जो किया है वो पाकिस्तान की तारीख में किया है। पीपल्स पार्टी 2002 के इलेक्शन से लेकर 2018 तक हर इंतखाबात में सूबा सिंध में उसकी नशिस्तों में इजाफा हो रहा है, उसके वोट में इजाफा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं जिसकी बिना पर लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं। बाकी बिल्कुल आपने ठीक कहा, मसाइल हैं, कहीं लॉ एंड ऑर्डर का इशू आ जाता है, कहीं नहीं कहीं कोई मिस गवर्नेंस होती है, कहीं सेहत के इश्यूज़ होते हैं, कहीं स्कूलों में प्रॉब्लम्स आते हैं। हम उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो आज मुझे बुलाया गया, मुझे ना करप्शन पे बुलाया गया, ना मुझे अदालत ने बुलाया था। मैंने पहले कहा कि मैं वॉलंटियरली खुद आया हूँ। जब अदालत एक मेरे डिपार्टमेंट के मुतालिक केस सुन रही थी तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं अदालत के सामने आकर अपना नुक्ता नज़र रखूँ और ये बताऊँ कि हम प्लानिंग क्या क्या कर रहे हैं और हमारा प्लान क्या है।